हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 11 की केमिस्ट्री। और कक्षा 11 की केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट को समझना हर उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जो क्लास 12th में आ चुका है और उसने क्लास 11th में ढंग से पढ़ाई नहीं की है। तो इसलिए यदि आप क्लास 11th में हो तो यूनिट नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए, क्लास 12th के लिए भी और उसके बाद भी। और यदि आप क्लास 12th में हो और आपने यूनिट नंबर 4 यानी ये जो जिसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इस चैप्टर को यदि आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा था तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को फॉलो करो और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्लास 12th के लिए और उससे ऊपर वाले लेवल में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये केमिस्ट्री की नींव है। ठीक है। और आज हमारे पास इसका लेक्चर नंबर 30 है। हमें पढ़ना है संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आज इसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमें पढ़ना है संकरण के प्रकार। आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, आयुष्मान भवे, दीर्घायु भवे, उत्तीर्ण भवे, यशस्वी भवे, शतायु भवे। हेडिंग लगा लो आप, संकरण के प्रकार, या आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, संकरण कई प्रकार का हो सकता है। जैसे आपको पता है, संकरण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर पूर्ण रूप से समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को या इस क्रिया को हम कहते हैं संकरण। यदि हमारे पास संकरण की क्रिया में एक एस कक्षक और एक पी कक्षक भाग लेता है तो इसे एसपी संकरण कहते हैं। और यदि संकरण की क्रिया में एक एस कक्षक और दो पी कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसे संकरण को हम कहते हैं sp2 संकरण। और यदि संकरण की क्रिया में एक एस कक्षक और तीन पी कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसे संकरण को हम कहते हैं sp3 संकरण। और यदि संकरण की क्रिया में एक एस कक्षक और तीन पी कक्षक और एक डी कक्षक भाग लेता है तो इस प्रकार के संकरण को हम कहते हैं sp3d संकरण। और यदि संकरण की क्रिया में एक एस कक्षक, तीन पी कक्षक और दो डी कक्षक भाग लेते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम कहते हैं sp3d2 संकरण। तो संकरण कई प्रकार के हो सकते हैं, पर आपके दिमाग में यहाँ एक बात आ रही होगी कि सर आपने जो एस कक्षक लिया, एस कक्षक में आपने एक से ज़्यादा लिया ही नहीं कहीं भी एस कक्षक, और पी कक्षक में आपने तीन से ज़्यादा नहीं लिया कहीं भी। ठीक है। डी कक्षक को हम बढ़ा सकते हैं 5 तक। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यह है कि यदि आप इधर तो उपकोष लिख लो, उपकोष, इधर तो हम लिखते हैं उपकोष, और इधर लिखते हैं कक्षक, तो आपको अपने आप इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। यदि हम इधर उपकोष लिख दें और इधर लिख दें कक्षक, तो आपको पता है कि एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, पता है ना, इसलिए एस को हमने एक से ज़्यादा कहीं भी नहीं लिया। और पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तीन, एक, दो, तीन। तो पी उपकोष को आपने तीन से ज़्यादा पी कक्षकों को कहीं नहीं लिया होगा। देखो, एक है, दो है, तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है। इसी तरह आपको पता है कि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। और एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। लिख दी बस संख्या, एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 7। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। आपको पता होना चाहिए कि संकरण की क्रिया में एस कक्षक को हम एक ही क्यों लेते हैं, पी कक्षक को तीन से ज़्यादा हम क्यों नहीं लेते। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसे हमने क्लाउड में बंद कर दिया, यहाँ रख देते हैं इस क्लाउड को। ठीक है ना, ये हो गया क्लाउड आपका, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने इस बात को नोट कर लिया क्लाउड में।
तो हमें इस बात का पता चल गया कि संकरण sp भी हो सकता है, sp2 भी, sp3 भी, sp3d भी, sp3d2 भी, sp3d3 भी, sp3d4 भी, d5 तक जा सकता है। अब आगे की बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहला हमारे कोर्स में कौन कौन से संकरण है। सबसे पहला हमने लिखा sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यदि कोई आपसे पूछता है sp संकरण के बारे में बताओ, मान लो किसी ने पूछ लिया sp संकरण के बारे में बताओ, तो sp संकरण का आपको पता चल गया कि इसमें एक s व एक p कक्षक भाग लेता है। सबसे पहली बात तो यही लिखेंगे इसमें, यानी sp संकरण में इसमें एक s व एक p, एक s व एक p कक्षक भाग लेता है। मतलब जिस संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक भाग लेता हो, ऐसे संकरण को हम कहते हैं sp संकरण। क्या कहते हैं? sp संकरण। और जब इसमें बेटे एक s कक्षक भाग ले रहा है, एक p कक्षक, तो इससे पता चलता है भाई आधा हिस्सा तो s का है, आधा p का है, और आधे को आप क्या कहते हो? 50%। तो इसका मतलब यह है कि sp संकरण में जो s लक्षण होता है, s करेक्टर, इसमें s लक्षण होता है 50%, और p लक्षण भी कितना होता है? 50%। s करेक्टर भी 50% होता है और p करेक्टर भी कितना होता है? 50% होता है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि sp संकरण में s लक्षण बताओ कितने प्रतिशत होता है। एक चीज यह ध्यान रखनी है कि sp संकरण में जो अणु की आकृति होती है ना, मतलब जिस अणु में आपको sp संकरण देखने को मिलेगा, उस अणु की जो आकृति होती है वो रेखीय होती है। रेखीय, रेखीय कह दो या रैखिक कह दो, एक ही बात है। अणु की आकृति होती है रैखिक। कैसी होती है बेटे? रैखिक। अब रैखिक कैसी होती है देखो मैं बताता हूँ आपको। रेखीय आकृति या लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है कि उसमें एक तो यहाँ होगा आपका परमाणु, और एक परमाणु होगा यहाँ, और एक परमाणु होगा यहाँ। ऐसी होती है आकृति। तो एक रेखा ही तो है। यदि कोई पूछ ले कितने डिग्री का कोण है, तो आपको पता है 180 डिग्री का कोण है। ये केंद्रीय परमाणु है यहाँ हमारे पास बीच में। तो आकृति से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंध कोण कितने डिग्री का होगा। यदि कोई पूछता है कि sp संकरण की आकृति रेखीय होती है या रैखिक, तो बताओ sp संकरण में कौन सा कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षा में। अच्छा, इसका जो है ना sp संकरण जो है, sp संकरण का दूसरा नाम, इसका एक और नाम होता है, कभी दूसरे नाम से ही परीक्षा में पूछ ले पेपर सेटर। sp संकरण का दूसरा नाम होता है विकर्ण संकरण। क्या होता है बेटे? विकर्ण संकरण। विकर्ण संकरण। sp संकरण का दूसरा नाम होता है विकर्ण संकरण। ठीक है। अब sp संकरण के कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल देखो sp संकरण के। एक तो हमें समझना है BeCl2, और एक समझना है C2H2। ये दोनों sp संकरण के उदाहरण हैं। BeCl2 कैसा होता है? ऐसा होता है कि Be का परमाणु तो बीच में होगा, एक Cl इधर जुड़ा हुआ होगा और एक Cl इधर। देखो बिल्कुल रेखीय संरचना है। और C2H2 आप पढ़ते ही आ रहे, कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा था। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर भी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर भी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में आपको यहाँ Be का संकरण sp देखने को मिलेगा,
और इसमें चाहे इस कार्बन का संकरण देख लो चाहे इसका भी sp संकरण है, इसका भी sp संकरण है। ठीक है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो जैसे यहाँ Be का देखना है, तो Be के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, परमाणु क्रमांक 4 होता है इसका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे 1s2 2s2 ऐसे ही तो लिखोगे। और दूसरी कक्षा में तो Pb होता है, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं ना, S और P, पर P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 0। ठीक है बेटे, तो यदि हम बात करें S उपकोष में एक कक्षक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3, और इलेक्ट्रॉन इनमें एक भी नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि ये सामान्य अवस्था है। पर होगा क्या यदि हम संकरण के बाद इसे देखेंगे ना, तो इसमें 2s और 2p की कुछ ऐसी व्यवस्था मिलेगी आपको, देखना जरा। s उपकोष में एक कक्षक है और p उपकोष में है 3 कक्षक, 1 2 और 3। ठीक है, 3 कक्षक। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो यहाँ चला जाएगा और एक तो यहाँ। तो आप इन्हें देख लो, दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक संकरण की क्रिया में ये 2 कक्षक हिस्सा लेंगे और इसलिए हम इसे कहते हैं sp संकरण। ठीक है, संकरण की क्रिया में ये 2 कक्षक हिस्सा लेंगे, ये वाले, यानी इन 2 कक्षकों ने संकरण की क्रिया में हिस्सा लिया, जिनमें से एक s कक्षक है, एक p है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ कौन सा संकरण देखने को मिलता है? sp संकरण। लिख देते हैं sp संकरण, इसलिए BeCl2 में हमें देखने को मिलता है। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और भी तो लिखा था हमने, C2H2। अब C2H2 की बात यदि हम करें तो इसमें कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2 हो गए 6। S में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 कक्षक, इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हैं? 2 हैं। पर होगा क्या, इन दोनों को हिस्सा लेना संकरण की क्रिया में। होगा क्या, ये जो 2s है और 2p है, इसकी व्यवस्था देखना कैसी बनेगी। S में एक कक्षक है और P में है आपके पास 3 कक्षक। इलेक्ट्रॉन यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक, 4 थे ना, ये 4 रोबट के। तो संकरण की क्रिया में C2H2 में कार्बन के ये 2 कक्षक हिस्सा लेंगे, जिनमें से एक S है एक P है। तो यहाँ भी संकरण कौन सा देखने को मिल रहा है हमें? sp संकरण। कौन सा संकरण देखने को मिल रहा है? sp संकरण। ठीक है बेटे, तो sp संकरण में इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब sp संकरण के बाद अगला संकरण तो आपके समझ में आ गया होगा, कौन सा बताऊंगा मैं? sp संकरण के बाद अगला बताऊंगा sp2। देखो sp2 फिर sp3। तो sp संकरण के बाद हेडिंग लगाते हैं नंबर 2, sp2 संकरण। नंबर 2 sp2 संकरण, या आप कह सकते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है sp2 संकरण? देखो जरा, sp2 संकरण में क्या होगा, एक s कक्षक होंगे, 2 p कक्षक। तो यहाँ लिखते हैं इसमें, यानी sp2 संकरण में इसमें एक s, एक वैसे लिखो चलो, इसमें एक s व 2p, 2p कक्षक, एक s व 2p कक्षक भाग लेते हैं। यदि एक s कक्षक है जो संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहा है और 2 p कक्षक हैं, तो ऐसे संकरण को हम कहते हैं sp2 संकरण। और इसमें आपको पता ही चल रहा होगा कि इसमें s लक्षण कितना होगा,
एस करेक्टर कितना होगा बताओ। 3 में से एक हिस्सा है इसके पास, तो 33.33% होगा एस करेक्टर। और पी लक्षण कितना होगा, 3 में से 2 हैं पी, तो ये होगा 66.67%। ठीक है, ये होता है पी लक्षण। एस करेक्टर और पी करेक्टर दोनों आपको निकालने आने चाहिए, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। एस करेक्टर कितना होगा, पी करेक्टर कितना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो sp2 संकरण दिखाने वाला अणु होता है, जिस अणु में sp2 संकरण हमें देखने को मिलता है, उस अणु की आकृति कैसी होती होगी। ये सारी बातें ध्यान रखनी है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्लास 11th में तो पड़ती है, पर क्लास 11th के अलावा भी आगे 12th में, अगली क्लासेस में ज़रूरत पड़ती है। ऐसे अणु की आकृति होती है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय। अब त्रिकोणीय में भी ध्यान ये रखना है, त्रिकोणीय समतल। अब त्रिकोणीय समतल आकृति पता कैसी होती है। त्रिकोणीय समतल आकृति ऐसी होती है कि मान लो एक तो आपका यह है परमाणु, एक ये है, और 2 परमाणु यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। यह एंगल जो है ना 120 डिग्री का होता है। ऐसी होती है त्रिकोणीय संरचना। समझ रहे हैं ना आप। 3 कोण ही तो हैं। यदि मैं आपको कह दूं कि आप इनके कोने, ये परमाणु मिला दो, आप यहाँ ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे और ऐसे मिलाओगे, तो क्या बना, ये त्रिकोण ही तो बना, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज कह दो या त्रिकोण कह दो, एक ही बात है। ऐसी होती है संरचना, 120 डिग्री का होता है एंगल। और अभी जैसे कि हमने एंगल बनाया है, तो sp2 संकरण में जो बंध कोण होता है, बॉन्ड एंगल, वो कितने का बनाया मैंने, वहाँ देखना जरा कितना होता है, 120 डिग्री। ये बात का तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे। 12 ही कम 12, ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 360 डिग्री का पूरा व्रत होता है ना। तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कोई सा भी नाम, कोई सा भी देख लो आप इनमें से बॉन्ड एंगल, तीनों के तीनों 120 डिग्री के होंगे। इसका जो दूसरा नाम होता है ना, sp2 संकरण का एक नाम और भी है, इसे हम त्रिकोणीय संकरण भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका होता है त्रिकोणीय संकरण। जैसे उसका विकर्ण संकरण था ना, इसका दूसरा नाम होता है त्रिकोणीय संकरण। इसका दूसरा नाम होता है त्रिकोणीय संकरण। ठीक है, अब देख लो आप इसके एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इसका एक एग्जाम्पल तो है बोरोन ट्राई क्लोराइड BCl3, और एक एग्जाम्पल है C2H4। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं C2H4, इथाइलिन, या एथीन भी कह सकते हो आप इसे। BCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा ही होता है जैसा वो बनाया वहाँ। इसमें बोरोन तो होगा यहाँ, और 3 Cl इस तरीके से जुड़े होंगे इसके ऊपर, एक तो यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो BCl3 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड एंगल ध्यान रखना, ये एंगल कोई सा भी नाप लो 120 डिग्री का ही आएगा। और C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कि एक तो कार्बन इसमें यहाँ होगा, बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, यहाँ इस तरीके से H, एक तो यहाँ और एक तो यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये। तो एंगल चाहे तो ये वाला नाप लो, चाहे ये वाला नाप लो, चाहे ये वाला, तीनों कितने के होंगे, 120 के होंगे। 120 डिग्री के एंगल होंगे, कोई सा भी नाप लो आप। ठीक है, संकरण कौन सा है, sp2। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला संकरण देखते हैं। नाम आपको पहले से ही पता होगा कौन सा पढ़ाऊंगा मैं, sp2। p कहाँ तक बढ़ेगा, 3 तक। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है।
sp2 संकरण के बाद फिर आता है हमारा नंबर 3 पर sp3 संकरण। नंबर 3 sp3 संकरण। sp3 संकरण, इसमें एक S व कितने P हैं? 3 P कक्षक, 3 P कक्षक भाग लेते हैं। 3 P कक्षक भाग लेते हैं। तो एक तो S कक्षक होगा और 3 होंगे P कक्षक। तो ऐसे संकरण को हम कहते हैं sp3 संकरण। अब इसमें यदि कोई आपसे पूछता है कि आप बताओ कि S लक्षण कितने प्रतिशत होगा, तो 4 में से एक है ये, मतलब 4 कक्षक है ना, एक तो S है और 3 P है, 4 यानी एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब 25%। और P लक्षण कितना होगा भाई फिर? 4 में से एक तो S है और 3 है P, तो 25 दिया 75, 75% होगा आपका। P लक्षण कितना होगा? 75%, 75% होगा P लक्षण। ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि जिस अणु में sp3 संकरण हमें देखने को मिलेगा, उस अणु की आकृति पता कैसी होती है? उस अणु की आकृति होती है, उस अणु की आकृति होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय आकृति का मतलब, इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं हम इंग्लिश में। इसके 4 फलक होते हैं। जैसे मान लो ये केंद्रीय परमाणु है, ये तो है केंद्रीय परमाणु, और हमारा एक बॉन्ड तो ऐसे है जो मान लो बोर्ड के तल से बाहर आ रहा, बोर्ड के तल से बाहर आता हुआ, और एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड ऐसे है, और एक बॉन्ड है ऐसे। ये 3 बॉन्ड इस तरीके से हैं कि जैसे 3 पैर वाला स्टैंड हो। तो 3 पैर वाला स्टैंड है जिसे आप ट्राईपोड स्टैंड कहते हो, वो है, और एक ऊपर है इसके इस तरह बॉन्ड। जैसे ये तो ट्राईपोड स्टैंड के 3 पैर हैं और ये बीच में से ऊपर जा रहा है एक बॉन्ड। इसमें से कोई सा भी एंगल नापोगे ना आप, कोई सा भी नाप लेना, इसे नाप लो, इसे नाप लो, इसे नाप लो, इसे नाप लो, कोई सा भी एंगल नापोगे आप, हर एक एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। 109 डिग्री 28 मिनट। इसे चतुष्फलक पता क्यों कहते हैं? इसे चतुष्फलक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 आपको पॉइंट दिखाई दे रहे, यदि इन 3 पॉइंट को आप मिलाओगे ना आपस में और एक तल बनाओगे इनके ऊपर, तो एक तो तल ये बन जाएगा त्रिभुजाकार तल। कैसा बना? त्रिभुजाकार तल बन गया। कैसा बनेगा बेटे? त्रिभुजाकार तल। एक तल तो यहाँ बन जाएगा जिसे हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार तल है। कैसा तल है? त्रिभुजाकार तल। एक मिनट रुक जाओ जरा। तो एक तल तो आपको नीचे ही बनता हुआ, चलो दोबारा बना देता हूँ। एक तल तो आपको नीचे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा, दोबारा बना देता हूँ इसे। देखो, हमारे पास ये केंद्रीय परमाणु है और ट्राईपॉड का एक पैर ये है, एक पैर ये है, दो तो ट्राईपॉड के पैर ये हुए, और एक ये है जो बहुत पीछे की तरफ है, बोर्ड में धंसा हुआ इसलिए छोटा बनाया, और एक इसके ऊपर है ये 4 बॉन्ड हैं। और कोई सा भी कोण नाप लेना किन्हीं 2 बॉन्ड के बीच का, कोण आपको 109 डिग्री 28 मिनट ही मिलेगा। 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो, यहाँ देखो, यदि मैं इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर एक समतल बिछाऊं तो वो समतल ऐसा होगा। देखो ऐसा, देख रहे हो आप? ऐसा समतल होगा त्रिभुजाकार, ऐसा समतल होगा। यदि हम
इसके ऊपर नीचे एक त्रिभुजाकार फर्श बन जाएगा। तो ये बन गया त्रिभुजाकार फर्श। तो एक तो फलक ये बन गया, फलक कह दो या फेस कह दो। इसी तरीके से एक फेस यहाँ भी तो बनेगा, दिस दिस एंड दिस, दो। और एक यहाँ बनेगा दिस दिस एंड दिस, तीन। और एक फलक बनेगा जो इसके पीछे की तरफ बनेगा, जिसमें इसे इसे और इसे मिलाओगे आप। तो टोटल फलक कितने बनेंगे? चार। तो टोटल चार फलक बनेंगे हमारे पास, इसलिए इसे कहते हैं चतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट चतुष्फलकीय आकृति है। और जैसा कि मैंने आपको सिखाया, बंध कोण sp3 संकरण में जो बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसका भी दूसरा नाम यदि आपको लिखना हो, sp3 संकरण का दूसरा नाम क्या होगा बताओ? sp3 संकरण का दूसरा नाम होता है चतुष्फलकीय संकरण। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय संकरण क्या होता है बेटे? चतुष्फलकीय संकरण। इसका दूसरा नाम होता है चतुष्फलकीय संकरण या टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल देख लो जरा। एग्जाम्पल है हमारे पास CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं। अब यदि आप CH4 को देखते हो, CH4 में ये तो हमारा कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया हाइड्रोजन। तो चतुष्फलकीय संरचना है। बॉन्ड एंगल कोई सा भी नाप लेना, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक है। अब इसमें CH4 में यदि हम बात करें तो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2। अब s में एक कक्षक और 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोष में 3 कक्षक और 3 कक्षक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है। इसे तो आप कह सकते हो कि ये ग्राउंड स्टेट है, तलस्थ अवस्था है या साधारण अवस्था। जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उत्तेजित अवस्था में, यानी संकरण करने के लिए उत्तेजित होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो s कक्षक है और 3 है ये p कक्षक, इनके इलेक्ट्रॉन टोटल 4 हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बंट जाएंगे इस तरीके से। ये संकरित कक्षक हो गए अब चारों। इन चारों का संकरित अवस्था है ये। ठीक है, क्या है? संकरित अवस्था। और संकरित अवस्था में पता क्या होता है? देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चारों जब संकरण की क्रिया में हिस्सा लेंगे ना, फिर ये अलग अलग नहीं होने के, फिर ये इकट्ठे ही गिने जाएंगे। संकरण के बाद जो कक्षक हमें मिलते हैं ना, उन कक्षकों की आकृति भी एक जैसी होती है, ऊर्जा भी। अब ये चारों बिल्कुल एक जैसे हैं संकरण के बाद। आप इन्हें कह सकते हो ये संकरित कक्षक हैं या संकरित अवस्था है। संकरित अवस्था। संकरण के बाद जो कक्षक हमें प्राप्त होते हैं ना, उनकी आकृति भी एक जैसी होती है, ऊर्जा भी। पहले तो कहा था इसे S कक्षक है या P, अब ये सारे एक जैसे ही हैं। सबका नाम पता क्या होगा? ये होगा sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, मतलब इस वाले कक्षक को आप पहले तो कह रहे थे S कक्षक, अब मैं इसे sp3 कक्षक कहूँगा, और इसे भी sp3 कहूँगा, और इसे भी sp3 कक्षक कहूँगा, और इसे भी sp3 कक्षक कहूँगा। अब ये चारों एक जैसे हो गए। स्क्रीनशॉट लेना जरा एक बार। ले लिया? देखो जैसे यहाँ भी बता देता हूँ, इसमें तो कहीं हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा नहीं था, यहाँ देखा था। यहाँ देखो, संकरण के बाद जो कक्षक हमें मिले ना, इसे भी आप sp कक्षक कहोगे, इसे भी sp कक्षक कहोगे, इसे भी। ठीक है। संकरण की क्रिया के बाद जो कक्षक हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें आप संकरित कक्षक कहते हो, संकरित कक्षक सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनकी आकृति भी एक जैसी होती है, ऊर्जा भी एक जैसी होती है। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? चलें आगे चलें। ठीक है, चलो।
sp3 संकरण के बाद अगला होता है, कौन सा होगा, नंबर 4 पर, sp3 डी संकरण। sp3 डी संकरण। अब इसमें तो समझ में आ रहा होगा आपको क्या होगा, कौन कौन से कक्षक हिस्सा लेंगे इसमें, यानी sp3 डी संकरण में। इसमें एक S कोमा 3p व एक डी कक्षक भाग लेते हैं। बस वो तो नाम से ही पता चलता है कौन कौन से और कितने कितने कक्षक भाग लेते हैं, वो तो नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो S करेक्टर कितना हो जाएगा, 20%। तो इससे हमें पता चला कि S लक्षण तीन और एक चार, एक पाँच, पांचवा हिस्सा है, 20 पंजे से होते 20%। P लक्षण 3 है ना P, तो 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60%। और D कितना होगा, D का प्रतिशत 5 में से 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20%। कोई सा भी लक्षण पूछ लो आप बता दोगे कि कितने परसेंट कौन सा लक्षण है इस संकरण में। ठीक है, इसकी आकृति होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। उसकी थी त्रिकोणीय समतल, sp2 की त्रिकोणीय समतलीय थी, और ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति है। त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति देखो ऐसी होती है, मैं बताता हूँ कि ये तो आपका केंद्रीय परमाणु है, एक बॉन्ड तो ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड ये है, ये तो बन गया त्रिकोण जो एक प्लेन में है। और एक बॉन्ड आ रहा बोर्ड के बाहर, यानी आपकी तरफ निकल रहा है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कहाँ है, बोर्ड के बाहर आता हुआ आपकी तरफ आता हुआ, और ये वाला बॉन्ड है बोर्ड के अंदर जाता हुआ, तो ये तो त्रिकोण बन गया। आप देख पा रहे होंगे ये तो बन गया त्रिकोण, और त्रिकोण के ऊपर एक पिरामिड ये खड़ा हुआ ऊपर बाहर की तरफ को और एक अंदर की तरफ को, इसलिए हम इसे कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड। यहाँ भी एक परमाणु है। ठीक है, आप इसमें बॉन्ड एंगल देखोगे ना, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये तो आपको पता है कितने कितने डिग्री के हैं, 120 डिग्री के तो ये हैं बॉन्ड एंगल जो त्रिकोण वाले हैं। और इसका जो बॉन्ड ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, ये भले ही यहाँ बना दिया हो, बॉन्ड तो ऐसा है आपकी तरफ आता हुआ, ये जो कोण बनाएगा ना, चाहे इसके साथ बनाए, चाहे इसके साथ बनाए, चाहे कोई से के साथ बनाए, ये भी और नीचे वाला भी, ये सारे कोण 90 डिग्री के बन रहे होंगे। तो इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, एक तो 120 डिग्री के, एक 90 डिग्री के, तो बंद कोण। और यदि कोई पूछता है आपसे ये वाला बता दो भाई, मान लो किसी ने पूछ लिया ये वाला बॉन्ड एंगल बताओ, ये वाला पूरा, तो ये तो 180 का है आपको दिखाई दे रहा, तो आप यहाँ लिख सकते हो बंद कोण, आप यहाँ लिख सकते हो बंद कोण। यहाँ बंद कोण होता है, एक तो 120 डिग्री वाले होंगे 3 कोण, तो 90 डिग्री वाले होंगे 6 कोण। ठीक है, 6 कोण 90 वाले होंगे, आपको पता चल गया होगा कि ये जो बॉन्ड बाहर आ रहा है इस तरीके से, इसके साथ इसके साथ इसके साथ 90 का बना रहा होगा, और जो बॉन्ड अंदर जा रहा है वो भी 3 कोण 90 के बना रहा होगा।
और 180 डिग्री का होता है एक कोण। ये इसके बॉन्ड एंगल है। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये एग्जाम्पल ले सकते हो PCl5 का। PCl5 में क्या होता है कि यहाँ तो फास्फोरस है आपका, 3Cl तो ऐसे जुड़ेंगे 120 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, 3Cl तो ये जुड़ गए और एक Cl जुड़ेगा यहाँ बोर्ड से बाहर आता हुआ और ये बोर्ड के अंदर जाता हुआ। देखो ऐसा होता है PCl5। ठीक है, तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना बेटे। अब PCl5 में ऐसा पता क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि फास्फोरस के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 15 इलेक्ट्रॉन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0, ये है। अब इसमें जो है ना बाहरी कक्षा देख लो आप, 3s2 3p3 3d0, 3s2 s में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, p में 3 कक्षक, p बना रहा मैं, वैसे यहाँ सही नहीं है बनाना, यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आने का आपको। इसे यहाँ से उठा लो, इसे उठाने से अच्छा एक काम कर लो ना, इसे उठाने से अच्छा इसे उठा लो, स्ट्रक्चर को ही यहाँ से इसे ही उधर बना देंगे, थोड़ा जगह मिल जाएगी ना। इसे यहाँ बना दें स्ट्रक्चर को इस जगह। चलो अब देखते हैं। अब ठीक है भाई, एस उपकोष में एक कक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पी उपकोष में होते हैं 3 कक्षक और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3। और डी उपकोष में होते हैं 1 2 3 4 5 कक्षक, इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं। ठीक है, इसे आप कह सकते हो कि ये ग्राउंड स्टेट है। कह दिया हमने ग्राउंड स्टेट, तलस्थ अवस्था। तो एक्साइटेड स्टेट यानी जब संकरण की क्रिया में हिस्सा लेंगे तो स्थिति पता क्या बनेगी, एक कक्षक, 3 कक्षक, 5 कक्षक। तो 1 2 3 4 5 हैं ये, इस तरह बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5। और आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, यहाँ तक sp3d, तो ये सारे के सारे sp3d कक्षक हैं। ये सारे के सारे sp3d संकरित कक्षक हैं। sp3d ही इसका नाम होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे, sp3d कक्षक के नाम से ही पुकारे जाएंगे सारे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक है, तो ये हुआ sp3d संकरण। अब अगला नंबर है हमारा sp3d2 संकरण, नंबर 5। sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। अब sp3d2 संकरण में नाम से ही पता चल रहा, इसमें एक S कोमा 3p कोमा 2d कक्षक, 2d कक्षक भाग लेते हैं।
ठीक है, इतने कक्षक इसमें भाग लेते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 2 5 और 1 6, एक हिस्सा है एस का, 6 में से 1, यानी 16.666%। तो एस लक्षण होगा, इसमें एस करेक्टर होता है 16.67 लिख दूं। ठीक है, पी के हैं 6 में से 3 हिस्से, 6 में से 3 का मतलब आधे। तो पी लक्षण होगा, आधे को क्या कहते हैं, 50%। पी लक्षण यहाँ होगा 50%। ठीक है, और डी है 6 में से 2, यानी 16.67 का 16 दूनी 32, 33.33%। डी लक्षण। तैंतीस दशमलव तीन तीन परसेंट, या 33.34% भी आप कह सकते हो। आकृति पता कैसी होती है इसकी? जब कहीं आपको sp3d2 संकरण देखने को मिलेगा तो आकृति मिलेगी अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विपिरामिड। इसे अष्टफलकीय भी कहते हैं। 8 फलक हों जिसके, अष्टफलकीय भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम आप इसे कह सकते हो या वर्गाकार द्विपिरामिड। वर्गाकार द्विपिरामिड भी आप कह सकते हो। अष्टफलकीय कह दो या वर्गाकार द्विपिरामिड कह दो। कैसा होता है अष्टफलकीय या वर्गाकार द्विपिरामिड? देखो ऐसा होता है कि इसमें ये तो केंद्रीय परमाणु है, एक तो यहाँ जुड़ेंगे, एक परमाणु तो यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ, और इसी तरीके से ये वर्ग बन जाएगा एक, यदि चारों परमाणुओं को इन्हें मिला दिया आपने। और बोर्ड से बाहर निकलता हुआ एक बॉन्ड, और बोर्ड के अंदर जाता हुआ 90 डिग्री के कोण पर एक बॉन्ड। बॉन्ड एंगल कोई सा भी देख लेना 90 डिग्री का होगा, सारे के सारे बॉन्ड 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण हैं ये वर्ग के विकर्ण हैं, और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। और ये बॉन्ड बोर्ड के बाहर आ रहा, तो बोर्ड के किसी भी बॉन्ड के साथ, चारों के साथ ये 90 डिग्री का बॉन्ड ही बनाएगा। और जो बोर्ड के अंदर जा रहा बॉन्ड, ये वाला, ये भी इन चारों के साथ 90 डिग्री का ही बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। आप लिख सकते हो बंध कोण, कोई सा भी बंध कोण देख लेना, सारे के सारे बंध कोण 90 डिग्री के बनेंगे। यहाँ कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऐसा होता है, देखो ये तो सल्फर है, 6 जोड़ने इसके ऊपर फ्लोराइड, तो इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर। ये चारों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के तल में चिपके हुए 6, तो 4 फ्लोराइड तो यहाँ जुड़ गए इस तरीके से, ये जुड़ गए 4 फ्लोराइड। एक फ्लोराइड बोर्ड के बाहर निकलता हुआ बॉन्ड जो है उस पे, उसके ऊपर जुड़ेगा, और एक बोर्ड में अंदर जाता हुआ बॉन्ड है बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर, तो ये होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये तो बन गया वर्ग, ये क्या बना? वर्ग ही तो बना ये। देखो अच्छा एक बार आप ध्यान से, यहाँ ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा लगभग वर्ग, ये वर्ग बन गया। और ये बॉन्ड जो ऊपर बन रहा है ये बाहर निकल रहा बोर्ड से, तो एक तो पिरामिड यहाँ बनेगा, और ये वाला बॉन्ड जा रहा है बोर्ड के अंदर, एक पिरामिड बनेगा अंदर की तरफ। तो इसलिए कहते हैं वर्गाकार द्विपिरामिड।
क्या कहते हैं, वर्गाकार द्विपिरामिड। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। तो ये है बेटे संकरण के प्रकार जितने हमारे कोर्स में हैं। ये सारे संकरण आपको आने चाहिए। हर एक संकरण में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कक्षक हिस्सा लेते हैं। हर एक संकरण में पता होना चाहिए एस लक्षण कितना होता है। इन्हें भले ही याद ना रखो पर एस लक्षण याद जरूर रखो। हर एक संकरण की आकृति याद रखो और बंद कोण। तो 1 2 3 4 और एग्जाम्पल 5। तो हर एक संकरण में 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।